वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरह से बात कर रहे थे अफगान कौंसिल के हवाले से, जो नुक्ता नज़र रज़ा सैयद हमारे साथ मौजूद थे उनका सामने आया, और दूसरा जो हामिद खान साहब ने गुफ्तगू की उनके हवाले से भी वो नुक्ता नज़र सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस का जो हक बनता है ओहदे के मुताबिक, सीनियरिटी बेस के मुताबिक, वो मंसूर अली शाह का बनता है। और ये लोग अपने इस तरह के मामलात करके अपने टाउट लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट की आईनी हैसियत है उसमें कमी आ जाएगी, जबकि हम अदालतों को मज़ीद ताकतवर देखना चाहते हैं। इन पे जो है वो हमें वारिस रज़ा साहब ने ज्वाइन किया है। वारिस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। वारिस साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि अफ़गान कौंसिल जनरल जो है उनका वजाहती बयान भी सामने आया। नेशनल एंथम था, उसमें वो खड़े नहीं हुए। उनके जानिब से ये वजाहती बयान आया कि उसमें म्यूज़िक था जिसकी वजह से खड़े नहीं हुए। अगर बच्चे उसमें पेश करते, उसको तराना जो है वो सामने आता, तो हम खड़े होते, दिल पे हाथ भी रखते। अगर उसमें म्यूज़िक ना होता तो डेफिनेटली उस पर पार्टिसिपेट करते। तो आप मुझसे ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि वो ठीक है या गलत है? वारिस साहब, ये मैं ओवरऑल सिनेरियो जानना चाह रहा हूँ कि इस तरह से एक मुल्क का नेशनल एंथम है, वहाँ पे उस पे खड़े ना होना और वजाहती बयान सामने आना, ये वजाहत देना कि उसमें म्यूजिक है इस वजह से खड़े नहीं हुए, तो इस पे क्या, कैसा बयान आप इसको समझते हैं या कैसा अमल समझते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इस अमल की मुकम्मल तौर से और बल्कि भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। हम्म। इसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में जो है वो यानी एक आदाब होते हैं, हम्म। सिफारती आदाब जिसका नाम होता है। हम्म। और सिफारती आदाब का मतलब ये होता है कि जो मुल्क है हम्म। जहां पर आप जा रहे हैं या कोई आपके पास आ रहा है, हम्म। तो आने वाला भी आपके जो भी कस्टम है, हम्म। आपने जो भी अपने मुल्क के कस्टम बनाए, अपने परचम के तराना बनाया है या जो भी परचम के लिए आदाब मुकर्रर हम्म। किए हैं, हम्म। हम्म। तो वो आने वाले को वैसे के वैसे ही करने हैं जैसे कि आप वहां के आदाब हैं। हम्म। इसी तरीके से जो है वो जाने वाले को भी वही आदाब बजा लाने हैं जो कि उस मुल्क के तराने के या उस मुल्क के एंथम के कस्टम से। हम्म। ठीक है। हम्म। पहली बात तो ये है कि ये सिफारती आदाब के बिल्कुल बरखिलाफ बात है। हम्म। अब आ जाइए इस बात पर कि मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी बदकिस्मती है हम्म। कि हम पिछले 79 से अफगान सरजमीन के जितने भी अफराद हैं हम्म। उनको बिरादर मुल्क और हमारे अफगान भाई और इस किस्म के अलकाबात से हम मुसलसल हम नवाज रहे हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज में जो है ना, अफगान मुहाजिरीन से लेकर अफगान तालिबान से लेकर अफगान दहशतगर्द तक जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो मर्जी और इनायत के सबब हमारे यहाँ मुसल्लत हुए। हम्म। और उसके बाद मजीद इनायत जो है ना हमारे इमरान खान साहब ने की, जो कि एक अफगान दहशत गर्दों को यहाँ पर लाकर न सिर्फ बसाया हम्म। बल्कि दो सजाए मौत के कैदियों को आरिफ अलवी सदर मोहतरम जो थे हमारे, हम्म। उनके जरिए उनको माफी भी दिलवाई। हम्म। हम्म। तो ये इस सेन्यूरो में अगर देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनका उज़्र लंक जिसको आप कहते हैं ना कि गुनाह हम्म। अज बदतर गुनाह। हम्म। एक तो आपने जुर्म किया, एक तो आपने बदअखलाकी की, हम्म। और एक मुल्क की जो भी कस्टम है, उसकी हम्म। जो भी कस्टम है, उस पे सवाल उठा चाहे रहे हैं। आपको पसंद आते हैं हम्म। या नहीं आते हैं। हम्म। देखिए, मैं मेरी एक बात सुनिए। आप के वजीर आजम से लेकर और सदर तक हम्म। वो भारत जा चुके हैं, हम्म। यानी बेनजीर भी भारत गए और नवाज शरीफ भी भारत गए हम्म। और मुशर्रफ भी भारत हम्म। गए। ऐसे ही है ना? हम्म। हम्म। ऐसे ही है ना? जी जी बिल्कुल। अच्छा, वहां भारत जाने का मतलब ये है कि वो एक तरीके से हमारा गोया के बॉर्डर का सबसे बड़ा दुश्मन हमारे यहाँ गर्दाना जाता है। हम्म। ऐसी ऐसी हम्म। है ना, हमारे यहाँ दुश्मन गर्दाना जाता है। बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही। हम्म। इसी तरीके से वो भी हमारे
हम में एक अपना एक दिफाई दुश्मन समझते। लेकिन जब भी हमारे वज़राए आज़म या हमारे सदर या हमारा जो भी डिग्नेटरीज जाती हैं तो उनके जो भी कस्टम है जी, उन कस्टम को वो बजा लाते हैं, हालांकि दुश्मन है, फॉलो अप करना पड़ता है। लेकिन और ऐसी जब वो यहाँ आते हैं तो जो भी हमारे कस्टम है उन कस्टम का उनको ख्याल करना पड़ता है। तो ये बुनियादी तकाजा है। इसका मतलब ये कि तालिबान जो अफगान तालिबान है तो जाहिर है कि वो एक तो ये कि वो जहल से भरपूर है और ना पढ़े ना लिखे, वो ये समझते हैं कि वो इस्लाम के कोई दावेदार हैं या इस्लाम के कोई ठेकेदार हैं। लिहाजा वो जो अच्छा, अगर आप इस्लाम के इतने ही ठेकेदार हैं और अगर आप इस्लाम के इतने ही दावेदार हैं तो भाई आपकी जो क्रिकेट टीम उतरती है वर्ल्ड कप में या कहीं भी तो दूसरे ममालिक के जो एंथम बजते हैं उन पर जो है वो गाने भी होते हैं, साज भी होते हैं, सब कुछ होता है वहां पर। तो आपकी क्रिकेट टीम जो होती है अफगानियों की, तो क्या क्या वो अफगानी नहीं है? आप मुझे बताएं ना, क्या वो कौन है वो? डेफिनेटली उस पे अगर दीगर लोग उस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो फिर ये क्यों नहीं कर सकते? और फिर ठीक है ना जी, तो मेरा मतलब ये है कि इनको एक तो बदतहजीबी की और उस बदतहजीबी पर जो है ना उसने रंग के बदतर आज गुनाह के तौर पर जनाब वो उसमें मुजिब था, फलाना था और धमाका था। ये बुनियादी तौर से देखिए पाकिस्तान के इस वक्त के सीनियर में सबसे खतरनाक एलिमेंट, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाला एलिमेंट जो है ना वो इमरान खान और गंडापुर है। और आप यकीन जानिए जब तक इस एलिमेंट को खत्म नहीं किया जाएगा न पाकिस्तान की नस्ल सही होगी, न पाकिस्तान की इकोनॉमी सही होगी, न पाकिस्तान की सियासत सही होगी, न पाकिस्तान की मुआशरत सही होगी। ये वो जहर हैं। आपको पता है, मैं कहना नहीं चाह रहा लेकिन सुन लीजिए, शेख सादी ने जी शेख सादी की कहावत बड़ी मशहूर है हमजा जी। शेख सादी ने कहा कि तीन अक़वाम ऐसी हैं दुनिया में जिनसे आप बचें। अव्वल अफगान, दोम कम्बो और सौम मैं हज़फ कर देता हूं कश्मीरी। बात यह है कि एक अरक्रेजी से एक दानिश्वर ने जो ये बात कही थी वो हमारे तजर्बे में ये मुकम्मल सच साबित हो रही है कि जिन पर हम एतबार किया, जिनको हमने रखा और आज तक रखे हुए हैं, आज तक हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में हमारे यहाँ वो बच्चे अफगानियों के पैदा हो चुके हैं जिन्होंने आज तक अफगान नहीं देखा है। लेकिन उसके बावजूद वो आज भी जब अफगानिस्तान की टीम जीतती है और पाकिस्तान के मुकाबले में होती है तो आप यकीन जानिए कि वो बच्चे जिन्होंने अफगानिस्तान नहीं देखा है, मैं कराची में देखता हूँ कि वो अफगानिस्तान की टीम के साथ नथी होते हैं। ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो भी एनालिसिस था या जो इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे ऊपर ये अजाब थोपा और उस अजाब को टोकरा उठाए इमरान खान मुसलसल घूम रहे हैं, फैज हमीद साहब मुसलसल हमारे लिए अजाब बने हुए हैं, तो इसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। ये बेएतबार लोग हैं, ये हमारे मुल्क के खिलाफ है, हमारे सिस्टम के खिलाफ है, हमारे समाज के खिलाफ है, हमारी तहजीब के खिलाफ है, हमारे तराने के खिलाफ है। मुझे अपने तराने से ज्यादा मैं शिकवा कर सकता हूँ, हमजा को शिकवा हो सकता है इस मुल्क के निजाम से, इसकी खराबियों पर हम तनकीद कर सकते हैं और करेंगे और करते हैं, लेकिन हम अपने वतन को किसी को बदनाम करने या किसी को बेइज्जत करने की इजाजत नहीं दे सकते। वालिद साहब, इसमें एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं इन चीजों के जिम्मेदार हैं या बानी तहरीक इंसाफ जो है वो इन चीजों के जिम्मेदार हैं, लेकिन देखा जाए तो माजी से हमारे ताल्लुकात या ये जो इतने लोग यहाँ पे जो आप कह रहे हैं आपके बकौल यहाँ पे मौजूद हैं वो कई सालों से, कई दहाइयों से यहाँ पे मौजूद हैं,
और ये जो बानी तहरीक इंसाफ है उनकी गवर्नमेंट तो 3.5 साल रही है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि 3.5 साल रही है या 2 साल रही है। बात ये है कि आपने उसको प्रमोट किया है। वारिस साहब, कसूरवार तो फिर किया। कोई और है, कसूरवार तो और है जो माजी से कई सालों से यहाँ पे जो है उनको सहूलतकार बने हुए हैं, उनके वो तमाम तर सियासी जमातें उसमें शामिल हैं। आज अगर उनको जो है वो जिला वतन करने का वक्त आता है, उनको निकाला जाता है, उसके मैं बावजूद ये कह रहा हूं कई कि हजारों लाखों की आपका तादाद में यहाँ पे मौजूद बैठे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका इशारा मैं समझ गया कि एस्टेब्लिशमेंट बुनियादी तौर से उसकी जिम्मेदार है, ठीक है। लेकिन हमें ये देखना है हमजा कि हमारे सियासतदान जो गलती हो रही है उसको वो दुरुस्त कर रहे हैं या उसमें मजीद इजाफा कर रहे हैं। वारिस साहब, उनके तरफ से ये कहा जाता है कि हम जो दहशत गर्दी के वाकयात था उनकी रोकथाम के लिए डायलॉग के थ्रू इस प्रोसेस को जो है वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। तो उस पे दहशतगर्द डायलॉग से नहीं समझता। तो सर ये वारिस साहब, इसमें हमारे जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है उसको रोल प्ले करना चाहिए कि ऐसे वाकयात रूडमा ना हो, ताकि पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ बात ना जाए, वो उसको स्ट्रिक्टली रोके। पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो दहशतगर्द और इंतशार पसंद से नहीं होते। ये पूरी दुनिया की हिस्ट्री आप उठा लें कि दहशतगर्दों से और इंतशार पसंदों से पॉलिटिकल डायलॉग नहीं हुआ करते। हिटलर ने कोई पॉलिटिकल डायलॉग किए किसी से? वारिस साहब, फिर वो दहशतगर्द कहां से आ जाते हैं? वो दहशतगर्द कहां से आ जाते हैं? कौन? वारिस साहब, दहशतगर्द जो हैं सरहद पार हम उनको दोष देते हैं, वो कहां से आ जाते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दहशतगर्द कहां से आ जाते हैं? दहशतगर्दों को लाने वाला इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, यहाँ पालने वाला इस्टेब्लिशमेंट, उनको चूरी खिलाने वाला इस्टेब्लिशमेंट। मैं ये कह रहा हूँ कि सियासतदानों का क्या काम होना चाहिए कि जो काम गलत हो रहा है उसको खत्म करना चाहिए, इसको डिमोरलाइज करना चाहिए या उसको उभारना चाहिए। क्या करना चाहिए? आप सवाल का जवाब। डेफिनेटली वारिस साहब, उसमें खत्म करना चाहिए, लेकिन खत्म सियासतदान जाके उनसे तो नहीं लड़ेंगे ना, उनका खात्मा तो नहीं करेंगे। वो तो सिक्योरिटी इदारे, सिक्योरिटी फोर्सेस करेंगे। खात्मा नहीं करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकली उनको जिंदा भी नहीं करें। जी, पॉलिटिकली जो जिंदा कर रहे हैं डंडा पूरे इमरान खान, ये गलत है। ये नहीं होना चाहिए। ये तालिबान को, मेरे बात सुनिए, तालिबान को बेनजीर लाई, उसको पॉलिटिकली तालिबान को स्पेस दिया और उसके बाद एकदम वो रिट्रीट हुई, एकदम पीछे हटी कि ये मैंने गलत कर दिया। ऐसे ही नवाज शरीफ ने तालिबान को बिल्कुल सपोर्ट किया लेकिन एकदम पीछे हट गया। तो बात ये है कि पॉलिटिकल लोग जब देखते हैं कि चीजें खराब हो रही हैं तो उनको जो है ना वो पॉलिटिकली मूव ओवर नहीं करते बल्कि पॉलिटिकली उनको डिफ्यूज करते हैं। इमरान खान का सबसे बड़ा कसूर ये है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के इस जाल में आकर अपने आप को पॉलिटिकली तौर से वो बर्बाद कर चुके हैं, अपना जाया कर रहे हैं। बार बार मैं हमजा आपसे मुसलसल गुफ्तगू में कहता रहा हूँ कि लिल्ला पीटीआई को पॉलिटिकल जमात बनना चाहिए। कितनी मर्तबा मैं आपसे कह चुका हूँ। मैं ये कह रहा हूँ वैसे तो आप ये भी कहते हैं कि कोई भी पाकिस्तान में मौजूदा जो जमातें हैं कोई भी पॉलिटिकल जमात नहीं है, सियासी जमातें नहीं है। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ, मैंने तो अभी बेनजीर और नवाज शरीफ का नाम लिया आपके साथ। जी बिल्कुल, ठीक है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि हमें जो है हम और हमजा किसी के न फेवर में होते हैं न किसी के मुखालिफ होते हैं। तो वारिस साहब, ये जमातों का मसला नहीं है, फिर ये मसला कुछ और है। पॉलिटिकल जो है वो जमहूरियत या पॉलिटिकली वो एक लेसन जो है वो एक जो उनका इनिशियल स्टेज है वो उनको बता दी जाती है कि यहाँ पे ऐसे पढ़ना है और यहाँ पे ऐसे खेलना है। नहीं, देखें हमजा, इसमें थोड़ा सा मेरी बात सुन लीजिए। जी। इसमें होता ये है कि बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जहाँ पर बहुत ज्यादा ताकत होती है तो ताकत के ऐवान जो है ना
वो उनको कहते हैं कि भाई ये आपकी लिमिट है, ये लिमिट नहीं है, यही बात कह रहे हैं ना आप। ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल आदमी का काम ये होता है कि वो कहीं ना कहीं से राय निकालता है, उसमें जाके शामिल नहीं होता। अच्छा देखिए, जो जो शामिल हुए हैं उन्होंने बाद में अपने आप को तब्दील किया है, जैसे बेनजीर तालिबान लेके आई 92 में, ठीक है, नवाज शरीफ ने तालिबान को सपोर्ट किया, पीछे हटे। इन्होंने, भाई बात यह है कि आप भी पॉलिटिकल अगर हैं तो आपको इन चीजों से परहेज करना चाहिए। मेरा सिर्फ नुक्ते नजर ये है, मैं इमरान साहब के दायरे का न मेरी मुझे कोई उन्होंने नुकसान पहुंचाया जाती तौर से, सिवाय कि मुझे उठाया गया मकसद रात की तारीकी में इमरान खान की हुकूमत ने, इसके अलावा तो मेरे साथ कुछ नहीं किया उसमें। अच्छा, वारिस साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील हामिद खान साहब हैं, वो कहते हैं कि सीनियर तरीन जज वो होगा जो इसका हक बनता है, जो चीफ जस्टिस वही बन सकता है। ये अपने इन तमाम तर मामलात से जो है वो चीज़ों को अपने बंदे लाना चाहते हैं। ठीक है, उनका एक नुक्ते नजर है, मैं हामिद खान को के नुक्ते नजर को रद्द तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसके साथ साथ हामिद खान साहब को कुछ तारीख याद दिलाना चाहता हूँ। बात यह है कि हामिद खान साहब ने एक किताब लिखी है, ठीक है, और वो बहुत मजबूत किताब है, पाकिस्तान के अदल के हवाले से बहुत अहम किताब है। उस किताब में उन्होंने पूरी हिस्ट्री लिखी है। आज हामिद खान से ये पूछिए कि क्या आप अपनी किताब में जो कुछ आप लिख चुके हैं, क्या आप उसके खिलाफ खड़े हुए हैं? पहली बात, उस किताब में वो जस्टिस मुनीर से लेकर और जस्टिस मौलवी मुश्ताक से लेकर और जस्टिस जो है वो निसार तक, क्या नाम है, साकिब निसार तक, ठीक है, उन्होंने पूरा जायजा लिया और उन्होंने कहा है कि ये लाहौरी ग्रुप, क्या नाम है, लाहौरी ग्रुप, ये मैंने नहीं कहा। जी जी, हामिद खान साहब की किताब के हवाला दे रहे हैं आप, हामिद खान साहब की किताब का हवाला दे रहे हैं आप? जी जी। तो भैया जस्टिस मुनीर से लेकर मौलवी मुश्ताक, साकिब निसार और बंदियाल तक, और वो जो हमारे खोसा साहब के जो सुसर थे, क्या नाम था उनका, बहुत अहम नाम था, वो भी चीफ जस्टिस रह चुके, वो छोटे से कद के थे। जी जी, मुझे नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा उनका। तो ये जो लाहौरी ग्रुप है, इसकी अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें जी, तो इस ग्रुप ने हमेशा इंतशार पैदा किया है, हमेशा पाकिस्तान की अदालत को जो है नजरिए जरूरत के तहत चलाया है। ये पूरी हिस्ट्री है, और ये हिस्ट्री मैंने नहीं लिखी है, ये हामिद खान साहब ने खुद लिखी है, ठीक है। और वही लाहौरी ग्रुप जिसने, सुन लीजिए, वही लाहौरी ग्रुप का सबसे बड़ा सरखेल एतजाज एहसन, जो के जनरल कियानी के मकसद कहने पर चौधरी इफ्तिखार को लाए थे, ये और असर मिनुल्ला, ये उनके नमकख्वार थे। चौधरी इफ्तिखार ने क्या किया इस अदालत में? तो बात ये है कि ये इस वक्त जो है, यानी बड़ी माजरत के साथ, हामिद खान साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है क्योंकि सीनियर है, लेकिन उसके बावजूद वो इस वक्त जो है ना इंसाफ से काम नहीं कर रहे। सही। और इंसाफ का तकाजा ये है कि कम अज कम, ये आपको एक और हिस्ट्री बता दूं। जी जी, आपको पता है कि किसने नोट लिखा था खोसा के मकसद खोसा के दौर में? कौन आदमी था जिसने 6 महीने का नोट लिखकर जो है ना पार्लियामेंट पहुंचाया था कि 6 महीने, किसने नोट लिखा था? जी जी, वारिस साहब बता दीजिए कौन था वो आदमी? हामिद खान साहब को आप जो है वो पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं?
जी कौन? हामिद खान साहब से पूछना चाह रहा हूँ मैं, आपके इल्म में लाना चाह रहा हूँ जी जी कि जिसने जिसने मसद ये के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाजवा को एक्सटेंशन देने की राह हमवार करने के लिए राह निकाली, नोट लिखा, जी उसका नाम है जस्टिस मंसूर अली शाह। हम्म क्या कह रहा हूं मैं आपसे? जी जी कौन है उसका नाम? क्या नाम है उसका? जी वारिस साहब, आप बता रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम ले रहे हैं आप? जी, उन्होंने नोट लिखा था और नोट लिखकर कहा था 6 महीने इनको एक्सटेंशन, 6 महीने टेम्परेरी एक्सटेंशन दी जाए और पार्लियामेंट से जो है ना करारदाद के जरिए वारिस साहब, इस पे तो हाफिज नईमुर रहमान साहब भी कह रहे हैं कि साकिब साहब अगर चाह रहे हैं कि वो नहीं है चीफ जस्टिस, मौजूदा जो हैं वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, तो वो आके बता दें, रिफ्यूज करें इन मामलात को। किसको? कौन कह रहा है? हाफिज नईमुर रहमान साहब कहते हैं। क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि अगर साकिब निसार साहब जो हैं वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, वो समझते हैं कि ये मुनासिब नहीं है। जी वारिस साहब। हाँ, फाइज ईसा या साकिब निसार? फाइज ईसा साहब, फाइज ईसा साहब। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, फाइज ईसा साहब के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि अगर वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते तो वो आके खुद रिफ्यूज कर दें। मेरी बात सुनिए जी कि फाइज ईसा साहब ने बहुत वाजे तौर से एक बात कही है कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। जी, इससे ज्यादा वाजे बात क्या होगी? तो मतलब आप ये समझते हैं कि अगर ये मामलात होते हैं तो वो खुद इसको जो है वो डिनाई कर देंगे इससे? नहीं, क्यों डिनाई करेंगे? वो तो कह चुके हैं कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। ठीक ठीक है ना? जब एक चीफ जस्टिस खुद कह चुका है, जी जी ये देखिए, ये टारगेट इसलिए बनाया जा रहा है कि इनके पास कोई बयानिया नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकली ये कोलैप्स हो चुके, पॉलिटिकली ये बर्बाद हो चुके, पॉलिटिकली इनकी शोहरत जो है इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर और ट्विटर पर चल रही है। आवाम, यानी आप जितने भी नताइज उठा के देख लें, कौन से नताइज, जो भी जिमनी इंतखाबात के हैं, एक सीट भी तहरीक इंसाफ नहीं जीत पाई। ठीक है वारिस साहब, आखिर में वक्त चूंकि खत्म हो चुका है, आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा, अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि जो नवासा है वो रात के अंधेरे में नाना के बनाए आइन पर नकबजनी कर रहा है। अली मोहम्मद खान से ये कहिए, अली मोहम्मद खान से ये कहिए कि वो जो आकर आयतें पढ़ते हैं और उसके बाद जो वो झूठ बोलते हैं, उसकी सजा क्या है इस्लाम? ये आप ख्वाजा आसिफ साहब का जो है वो खिताब सामने ला रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, अली मोहम्मद खान साहब जो आयतें पढ़ पढ़ के उसके बाद वो मुसलसल टीवी पर बैठकर झूठ बोलते हैं, उसका इस्लाम में उसकी सजा क्या है? वारिस साहब, ये तो आप ही उनसे जो है ये पूछ सकते हैं। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने आइन के लिए हवाले से जो है इकदाम किए हैं, लेकिन नवासा जो है वो नकबजनी कर रहा है उस पर। नकब्जा? अच्छा, और आप जो नकब्जनी करना चाहते थे कि 18वीं तरमीम को रूल बैक करना चाह रहे थे और सदारती निजाम लाना चाह रहे थे, उसके मुताबिक अली मोहम्मद खान का क्या ख्याल है? क्या ख्याल है उसके ऊपर? तो माजी में अगर इस तरह की चीजें हुई हैं तो अभी भी हो जाए तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। हाँ, कह रहे थे या नहीं कह रहे थे? वारिस साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर माजी में कुछ ऐसा हुआ है या करने की कोशिश की गई तो अभी भी वो हो जाना चाहिए, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। ऐसा नहीं है। बात ये है कि जो गलत है वो गलत है। अगर आज जो है ना बिलावल गलत है तो कल आप भी गलत थे। ठीक है, तो गलत को सही नहीं किया जा सकता। लिहाजा जो गलत होता है वो किसी गलत पर इसलिए उंगली नहीं उठा सकता कि वो तो खुद गलत है। पहले वो अपने आप को तो सही करे। पहले जब आप अपने आप ही को सही नहीं करेंगे तो दूसरे को क्या कहेंगे कि तू सही हो? बताएं मुझे आप। ठीक है, फिर तो वारिस साहब सही और तनकीद करने वाला जो है वो कहां से लाया जा सकता है? हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि कैरेक्टर बनाया जाए,
सियासत में आप सियासतदान बने, आप जो है ना किसी के एजेंट ना बने, आप वारिस किसी साहब, के वारिस साहब, वक्त दौलतदार ना वक्त बने। खत्म हो गया। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, 77 बरस की इस तारीख में कौन सा बंदा तनकीद के काबिल है कि वो तनकीद कर सकता है, उसको हम सामने ले आते हैं। देखिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मिसाल लोग हैं के तौर पे हमारे यहाँ, वो गुमनाम हो जाते हैं। मुझे आप बताइए, आप तो यानी मैस कम्युनिकेशन पढ़ चुके हैं ना? जी जी मुझे बताइए कि प्रोफेसर मेहंदी हसन पर कोई तनकीद करके दिखाए, हम्म डॉक्टर मुबस्सिर पर कोई तनकीद करके हम्म शेख रशीद वो सोशलिस्ट जो है, जी ये जी नहीं, जी उन पर कोई तनकीद करके दिखाए। जी और ये सारे वजीर रह चुके हैं, हम्म ठीक है। हनीफ राणे पर कोई तनकीद करके दिखाए, हम्म करे ना तनकीद। हम्म बात यह है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ लोग नहीं है, हैं लोग। लेकिन वो मौलवी बिहाइंड तबलीग द को सीन तनकीद है, क्यों वो नहीं होती? फ्रंट लाइन पे आके लीड नहीं कर सकते, वो किसी सियासी जमात को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए कि वो इज्जतदार लोग जो है ना, वो इस गंद में, जो कि जिस गंद में आप पढ़ चुके हैं, उस गंद में पढ़ना नहीं चाहते। और अगर आप पढ़ चुके हैं तो उस गंद से निकलना भी आपका काम है, और आप निकल सकते हैं हिकमत अमली से। देखिए हमारा ठीक अगर पाँव ठीक है वारिस किसी, साहब, वारिस साहब, वक्त चूंकि खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, वारिस रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे और इससे पहले रज़ा सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नुक्ता नज़र जाना आपने जो पाकिस्तान के कौमी तराने के हवाले से जो है वो सामने आई चीज़ें, जिसमें खड़े ना होने का मामला था, दफ्तर खारिजा अफगान के हुकाम के सामने भी जो है वो एहतजाज किया गया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि उसमें जो है वो म्यूजिक ऐड था जिसकी वजह से। लेकिन ये है कि अगर आप किसी हमसाय ममालिक में जो है उसमें रिप्रेजेंट करते हैं, उसको आप एड अप होते हैं उसके तमाम तर कल्चरल में चीज़ों में, और दूसरी जगह पे क्या यही लोग भारत में जाके उनके किसी एंथम में जो है वो स्टैंड नहीं करेंगे, खड़े नहीं होंगे, या अमेरिका में जाके वहाँ पे दीगर ममालिक में जाके वहाँ की चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करेंगे? उन असूलों को अगर अडॉप्ट किया जाता है तो फिर पाकिस्तान जो है वो अपनी हैसियत खुद रखता है, उनके अपने कल्चर है और उसका अपना नेशनल एंथम है, जिसमें अगर म्यूजिक ऐड है तो डेफिनेटली आपको उसको जो है वो ऑन करना पड़ेगा, उस पर स्टैंड करना पड़ेगा, उसको जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप इस तरह से तौहीन या इस तरह से जो है वो नहीं मामला कर सकते, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम जो है उनकी दिल आज़ारी हो, या पाकिस्तान के जो एक बाउंड्री क्रिएट की गई है, जो एक रेड लाइन है, उसको जो है वो आप तोड़कर अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे रहने और जीने का जो है वो मौका ढूंढ सके। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान हमजा भट्टी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।